कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो एक बार वर्बली में पूरा का पूरा बता देता हूं सीक्वेंस वाइज। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक मुख्यतः आप दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हो, या तो वो कंपाउंड होंगे साइक्लिक या वो कंपाउंड होंगे एसाइक्लिक, यानी या तो होंगे चक्रीय या होंगे अचक्रीय। तो हम पहले ले लेते हैं अचक्रीय। अचक्रीय अचक्रीय मतलब एसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा क्या हो जाएगा चक्रीय यौगिक। आप इन चक्रीय यौगिक को वलय युक्त यौगिक भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, यानी इनको इंग्लिश में क्या बोल देंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। पहले हम लोग एसाइक्लिक को खत्म करते हैं। देखो एसाइक्लिक कंपाउंड आगे फर्दर दो भागों में बांट सकते हो। कैसे कैसे बांट सकते हैं, या तो अचक्रीय यौगिक सैचुरेटेड होते हैं या होते हैं नॉन सैचुरेटेड यानी अनसैचुरेटेड। या तो आपको क्या मिलेंगे सैचुरेटेड या फिर मिलेंगे अनसैचुरेटेड। हिंदी में अगर बात करें तो या तो होते हैं संतृप्त संतृप्त यौगिक या होते हैं असंतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक। अब देखो संतृप्त का मतलब क्या है, पहले तो यहां पे आ जाते हैं। संतृप्त का यौगिक का मतलब है कि कार्बन की चारों संयोजकताएं, हमें पता है ना कार्बन की चार संयोजकता होती है, यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं केवल सिग्मा बंध के द्वारा पूर्ण हो, यानी सारे के सारे क्या रहना चाहिए सिग्मा बंध। और आपको पता है डबल बंध और ट्रिपल बंध में सिग्मा के अलावा पाई बंध भी होते हैं क्या। इसका मतलब यहाँ पे जो यौगिक होंगे उनमें कार्बन के साथ केवल एकल बंध बने हुए होंगे, द्विबंध और त्रिबंध नहीं आ सकते, डबल और ट्रिपल बंध नहीं आएंगे, क्योंकि डबल और ट्रिपल आ गए तो साथ में पाई बंध भी आ जाएगा और पाई यहाँ पे ले नहीं सकते। तो संतृप्त में क्या बोलेंगे चारों संयोजकताएं, इसकी चारों संयोजकताएं क्या होगी एकल बंध से पूर्ण होगी, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगी, एकल बंध। और जब चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूर्ण होती है तो इस प्रकार के जो बनने वाले हाइड्रोकार्बन है, मैं नहीं कह रहा हूं सारे यौगिक, जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनको हम लोग आगे जाके बोलने लगेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे हम लोग एल्केन। यानी अगर आपको कोई बोले एल्केन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। इनका एक और नाम भी होता है, हम इन्हें बोलते हैं पैराफिन। और आगे जब एल्केन के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा मैंने पैराफिन क्यों लिखा, क्योंकि ये एल्कीन जैसा लगने लगता है। देखो ना पैराफिन यानी एल्कीन, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। पैराफिन किसको बोलते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइल। तो कितनी बार हम लोग क्या है एल्कीन को टिक कर देते हैं ना, एल्केन को ही पैराफिन बोलते हैं। आगे बढ़ जाए, अब हम आते हैं असंतृप्त पे यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे। इनको आगे जाके दो क्लास में बांटेंगे। अच्छा दो क्लास में बांटने से पहले यहां पे कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। असंतृप्त यौगिक कौन होते हैं, जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिग्मा के साथ साथ पाई बंध के साथ भी पूर्ण हो, यानी यहाँ पे केवल सिग्मा बंध से नहीं पाई बंध के साथ भी पूर्ण होनी चाहिए। तो यदि एक पाई बंध आ जाए तो ऐसे प्रकार के यौगिक अलग होंगे, और यदि दो पाई बंध आ जाए तो इस प्रकार के यौगिक अलग होंगे। तो क्या बोलेंगे सिग्मा के साथ साथ पाई बंध भी उपस्थित होगा, पाई बंध भी संयोजकता पूर्ण करता है। सिग्मा बंध भी मिलेगा पाई बंध भी मिलेगा। अब पाई बंध यदि एक मिले, एक पाई बंध मिल जाए और ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हो तो हम इनको सीधा बोल देते हैं एल्कीन। ऐसे यौगिकों को क्या बोल देंगे एल्कीन। और जिनमें एक पाई बंध मिलेगा, मान के चलो वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बंध तो मिलेगा ही। इसका मतलब अगर एकल बंध रखते हैं सारे के सारे, संतृप्त का मतलब है कार्बन के चारों बंध एकल बंध से पूर्ण है तो एल्केन बनते हैं। कार्बन के साथ एकल बंध के अलावा एक डबल बंध भी कहीं आ रहा हो तो इस प्रकार के यौगिकों को एल्कीन बोलते हैं। और देखो एक ऐसी स्थिति ले रहा हूं जिसमें एक नहीं दो पाई बंध भी उपस्थित हो जाए, और दो पाई बंध वाला एक यौगिक लेके देखता हूं। देखो मैं मान लो कार्बन ट्रिपल बंध कार्बन, और हमें पता है ट्रिपल बंध में दो पाई बंध होते हैं, यानी इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बनों में क्या बोलेंगे एल्काइन। जैसे एल्केन का एक नाम था पैराफिन, उसी टाइप से एल्कीन का भी एक नाम होता है
इन्हें बोलते हैं ओलिफिन। ओलिफिन, ये लो। तो पैराफिन क्या है? एल्केन। ओलिफिन क्या है? एल्कीन। क्लियर रहेगा? ये मैंने किसका क्लासिफिकेशन बताया? चक्रीय यौगिक नहीं, अचक्रीय यौगिक, एसाइक्लिक। तो कार्बनिक यौगिक थे, अचक्रीय, चक्रीय। अचक्रीय में दो कैटेगरी देखी, संतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त में दो देखी, एल्कीन, एल्काइन। और यहाँ पे संतृप्त में कौन था? एल्केन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चल, अब इन पूरे के पूरे सभी कंपाउंड को एक साथ एक शब्द और बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हैं वो देखो। हम इन सभी अचक्रीय यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलिफेटिक यौगिक। या इन्हें बोल सकते हैं, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक। अगर इंग्लिश में बात करें तो इन्हें आप नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक गुण कैसे निर्धारण करते हैं आपको मैं बताऊंगा ये, बट ओवरऑल अभी हमने अचक्रीय को खत्म किया है। इनको पूरे के पूरे सभी यौगिकों को एक साथ कैसे बोलते हो? या तो एलिफेटिक बोल दो, या फिर हम क्या बोल देते हैं? नॉन एरोमेटिक। अपने काम का क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक ज्यादा शब्द काम आएगा हमारे। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट। अगला हम देखना चाह रहे हैं अब इसी कार्बनिक यौगिकों में जो साइक्लिक पार्ट था, जो चक्रीय यौगिक थे, इनको कैसे कैसे बांटे। देखो, चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक की बात करता हूं मैं। चक्रीय यौगिक आगे जाके दो भागों में बांट देंगे। कैसे कैसे बांटेंगे? या तो चक्रीय यौगिक होंगे समचक्रीय यौगिक, इन्हें बोलते हैं होमोसाइक्लिक यौगिक। होमोसाइक्लिक यौगिक। या फिर इनको बांट देते हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक को बोलते हो हेट्रोसाइक्लिक यौगिक। हेट्रोसाइक्लिक यौगिक। क्लियर? अब देखो, क्लियर करता हूं कि समचक्रीय यौगिक का मतलब क्या है। देखो, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, सम मतलब एक समान, और चक्रीय मतलब चक्र। जो भी वो चक्र बनाए उसमें सभी के सभी परमाणु एक समान होंगे। और कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हो तो कार्बन ही होना चाहिए। तो यहां पे जो चक्र बनेगा या जो वलय होगी, वलय में केवल कार्बन परमाणु उपस्थित हो। यदि वलय में केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, वो भी कौन से होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए। इस प्रकार के सभी यौगिकों को आप कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो? समचक्रीय यौगिक। क्लियर? कुछ एक दो एग्जांपल बता रहा हूं, वापस हटा भी रहा हूं। जैसे मान लो एक चक्र बना दिया जिसमें 3 कार्बन है, क्या ये समचक्रीय है क्या? बिल्कुल। मैंने 4 कार्बन का बनाया, समचक्रीय। मैंने 5 कार्बन का बनाया, समचक्रीय। मैंने 6 कार्बन का बनाया, समचक्रीय। मैं चाहूं तो 7 कार्बन का बनाऊं, ये सब के सब समचक्रित है। सब में कार्बन ही है। क्लियर आएगा? चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। विषम चक्रीय का मतलब क्या है? विषम मतलब एक जैसे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो वलय होगी या चक्र होगा, इसमें कार्बन परमाणु तो होंगे क्योंकि ऑर्गेनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक के कार्बन तो होगा ही, लेकिन कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी उपस्थित हो सकता है। क्या बोला? वलय में कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन तो है ही है, अन्य तत्व भी हो सकता है। अन्य तत्व, हमारे काम के अन्य तत्व होते हैं ज्यादातर केस में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर, हमें यही मिलते हैं। अन्य तत्व भी होंगे। इस प्रकार के यौगिकों को आप बोलते हो विषम चक्रीय। कुछ एग्जांपल दे देता हूं, देखो। एक यौगिक है ये, इसे बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये एक विषम प्रकार का यौगिक है। इसमें देखो, ये चारों जो कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया बीच में? ऑक्सीजन। तो क्या ये चक्रीय यौगिक है क्या? बिल्कुल। लेकिन चक्रीय में सम चक्रीय और विषम चक्रीय में कौन सा है? विषम चक्रीय। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही समचक्रीय विषम चक्रीय हो गए, इसको आगे और दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। समचक्रीय जो यौगिक होंगे वो आगे जाके दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो होंगे एलिफेटिक, या वो होंगे एरोमेटिक। इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसलिए मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूं। हिंदी भी यही है, इंग्लिश भी यही है।
एलिफेटिक एलिफेटिक, एरोमेटिक यानी एरोमेटिक। क्लियर? अच्छा, जो एलिफेटिक समचक्रीय यौगिक है इनका एक पूरा नाम क्या हो सकता है? एलिफेटिक से एली ले लिया और होमोसाइक्लिक से साइक्लिक ले लिया। इस प्रकार के यौगिकों को एक और नाम भी दे सकते हो, एलिसाइक्लिक यौगिक। भाई ये एलिसाइक्लिक यौगिक भी तो हो सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब आता है एरोमेटिक। पहले यदि मैं ये बता दूं कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, तो फिर जो बाकी बचे हुए यौगिक है आप उनको एलिफेटिक मान लेना। एलिफेटिक यौगिक और एरोमेटिक में क्लासिफाई करने के लिए एरोमेटिक के कुछ नियम पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, कोई भी यौगिक एरोमेटिक होगा उसके लिए 4 शर्तें, अगर वो चारों शर्तें फुलफिल कर रहा है तब यौगिक एरोमेटिक है, अगर वो चारों शर्तें फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक रहेगा या फिर एंटी एरोमेटिक रहेगा। चलो, एरोमेटिक होने की पहली शर्त होती है कि यौगिक वलय वाला होना चाहिए, यानी यौगिक क्या होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है, अगर चक्रीय नहीं होगा तो कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता। इसलिए आपने ध्यान से देखा होगा इन सभी को, ये जो अचक्रीय सभी को एक साथ क्या बोल दिया मैंने? नॉन एरोमेटिक। क्यों बोल दिया था? कि एरोमेटिक की पहली शर्त ही हुई है कि यौगिक कम से कम चक्रीय हो। और सोचो, हम तो अचक्रीय के बारे में पढ़ रहे थे इससे पहली वाली स्लाइड पे, तो ये सारे के सारे यौगिक एरोमेटिक थोड़ी हो सकते हैं। एरोमेटिक होने की जो पहली शर्त थी वही पूर्ण नहीं हुई पहले में, तो समझ गए? अच्छा, जैसे ही वलय आ जाए इस एक शर्त से काम नहीं चलेगा, वलय के साथ साथ वो समतलीय होना चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या रहेगी? समतलीय। अब आप बोलोगे समतलीय कैसे चेक करेंगे? संकरण के द्वारा चेक कर सकते हो। आपको पता है sp2 संकरण मिल जाए तो वो त्रिकोणीय समतलीय संरचना रखते हैं, तो संकरण देखकर आप समतलीय भी देख सकते हो। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट। अगर चक्रीय भी है समतलीय भी है तो जाके देखो कि वो कॉन्जुगेटेड है या नहीं। क्या चेक करना आपको? कॉन्जुगेटेड यानी संयुग्मी होना चाहिए। और वो संयुग्मन कैसे चलना चाहिए? चक्रीय, यानी साइक्लिक कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट। क्या बोल रहा हूं? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। समतली का मतलब था प्लेनर और इसका मतलब तो साइक्लिक है ही है। कॉन्जुगेशन क्या है वो आपको अनुनाद के अंदर पता पड़ेगा जब हम लोग जीओसी पढ़ेंगे। ये जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद अनुनाद ही चलेगा, तो अनुनाद के अंदर ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्या है। और सबसे लास्ट नियम होता है हकल नियम का पालन करें। हकल नियम का पालन। अब देखो ये हकल नियम क्या बोलता है उस पे आते हैं। हकल नियम सिंपल सा बोलता है ऐसे यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो एरोमेटिक हो सकते हैं। जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कभी भी एरोमेटिक नहीं होंगे। ये 4 शर्तें होती है किसके लिए? एरोमेटिक यौगिकों के लिए। इन चारों में से अगर 3 शर्तें पूरी हो रही है और एक शर्त भी पूरी नहीं हो रही है तो वो कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता। एरोमेटिक होने के लिए चारों शर्तें बहुत जरूरी है। चारों अप्लाई हुई तो एरोमेटिक है, चारों अप्लाई नहीं हुई तो एरोमेटिक नहीं रहेगा। क्लियर? चलो, सो समचक्रीय को 2 भागों में बांट दिया था, एलिफेटिक एरोमेटिक। एरोमेटिक की शर्तें क्या है बता दी। इनमें से कुछ शर्तें अभी समझ में नहीं आ सकती, जैसे आपको साइक्लिक कॉन्जुगेशन समझ में आ ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये चारों नियम आगे वापस आ जाएंगे, हटाएं इसको। चल, अब आ जाते हैं और आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। जो एरोमेटिक यौगिक है इसको आगे 2 और भागों में बांट सकते हो। और 2 आगे और भाग क्या है? या तो ये एरोमेटिक होंगे बेंजीन वलय युक्त, यानी ऐसे यौगिकों में बेंजीन वलय जरूर होगी, यानी बोलते हैं इन्हें बेंजीनोइड। इस प्रकार के यौगिक या तो बेंजीनोइड रहेंगे या फिर दूसरे रह सकते हैं नॉन बेंजीनोइड, बिना बेंजीन वलय युक्त। इन्हें बोल देते हैं नॉन बेंजीनोइड। एक दो एग्जांपल बताता हूं, देखो। बेंजीन वलय युक्त अगर आप एरोमेटिक देखना चाह रहे हो उस पे आ रहा हूं। देखना, एरोमेटिक यौगिक चाहिए, समचक्रीय भी चाहिए। देखो मैंने एक 6 कार्बन की एक वलय बनाई है। क्या ये बेंजीन है? क्या सबको पता है? सारे के सारे कार्बन है, साइक्लिक भी है,
एरोमेटिक की चारों शर्तें फुलफिल हो रही है। अभी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन इसमें चारों शर्तें पूर्ण हो रही, मैं बता रहा हूं। तो क्या ये एरोमेटिक हो गया? बिल्कुल। तो ये एरोमेटिक और बेंजीन वाले युक्त है। आगे देखो, एक यौगिक और बना रहा हूं। अगर मैं बेंजीन के ऊपर OH लगा देता हूं तो इसे आप बोलते हो फिनॉल। ये भी एरोमेटिक यौगिक है और इसमें भी देखो बेंजीन वाले है ना। तो इस प्रकार का यौगिक भी क्या हुआ? एरोमेटिक है, बेंजीन वलय युक्त है। तो ये दोनों के दोनों इस कैटेगरी में आ जाएंगे, एरोमेटिक में बेंजीन वलय युक्त। अब आओ, ऐसे कुछ यौगिक जिनमें बेंजीन वलय तो नहीं है बट फिर भी वो एरोमेटिक है, ऐसे यौगिकों की बात करता हूं। देखना, अगर मैं ले लेता हूं ये केस, ये यौगिक ऐसा है, इसमें देखो सभी जगह कार्बन है। ये कार्बन है, यहां पे कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है। क्या सभी के सभी कार्बन है? यानी ये यौगिक क्या रहेंगे? समचक्रीय। समचक्रीय के बाद में आते हैं एलिफेटिक पे। और इसके लिए बोल रहा हूं चारों शर्तें यहाँ पे लागू हो रही है। अभी मैं बता रहा हूं कि लागू हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई बेंजीन वलय है? क्या नहीं है, बट ये फिर भी एरोमेटिक है। तो इस प्रकार के यौगिक को बोलते हैं बिना बेंजीन युक्त नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। और ये होते हैं एरोमेटिक यौगिक वो जिनमें बेंजीन वलय है। क्लियर रहेगा? चल, सो ये ओवरऑल हमने यहां पे बात की। देखो, शुरू कहां से किया? चक्रीय यौगिक, समचक्रीय पे आए। समचक्रीय दो भागों में बांटे, एलिफेटिक फिर एरोमेटिक। एरोमेटिक को दो भागों में बांटा, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। अब मैं बात कर लेता हूं एलिफेटिक के बारे में हल्का सा। एलिफेटिक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें चारों में से एक नियम भी नहीं लगे, उन सबको आप एलिफेटिक यानी एलिसाइक्लिक यौगिक बोल सकते हो। जैसे देखो, मैंने वलय वाला तो लिया, लेकिन बेंजीन जैसा भी लिया, लेकिन अंदर डबल बंद नहीं लगाए, तो चक्रीय यौगिक है, समचक्रीय यौगिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। ये इसका एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल देखो, 4 कार्बन वाली वलय। आगे देखो, 5 कार्बन वाली वलय। ये सब के सब क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं। तो क्या ये कैटेगरी कंप्लीट समझ में आ गई? क्या जो हमने चक्रीय यौगिकों की, समचक्रीय की बात की, समचक्रीय दो भाग, एलिफेटिक एरोमेटिक। एलिफेटिक एग्जांपल ये रहे, एरोमेटिक एग्जांपल या तो बेंजीन वलय के साथ या बेंजीन वलय के बिना। क्लियर? एक एक चीज हमने वहां पे बात कर ली। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे थे होमोसाइक्लिक के बाद में हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय की बात करते हैं। अगला कैटेगरी कौन सा ले रहे हैं? विषम चक्रीय। देखना, विषम चक्रीय यौगिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये रहेंगे एलिफेटिक और या रहेंगे एरोमेटिक। अब मैं यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक में एरोमेटिक एग्जांपल बता देता हूं। ये थोड़े से फेमस एग्जांपल होते हैं, यहाँ कोई एग्जांपल का मतलब नहीं है। अब देखो, हेट्रोसाइक्लिक देखना, एलिफेटिक देखना, एक एग्जांपल बताया था। यहाँ केवल ऑक्सीजन लगा दूं, डबल बंद नहीं लगाऊं, इस यौगिक को बोलते हैं THF। ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये एक प्रकार का एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है। अब एरोमेटिक के जो फेमस एग्जांपल होते हैं उनकी कुछ बात करते हैं। ऐसी वलय होगी जिसमें एक अन्य तत्व भी होगा कार्बन के अलावा। देखो, आपने बेंजीन देखा है, बेंजीन में सभी के सभी कार्बन होते हैं, लेकिन एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन लगा दो। मैंने एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दिया और देखो, जहां डबल बंद थे वहां पे वहां सेम टू सेम डबल बंद लगाए। लग तो बेंजीन जैसा रहा, बट बेंजीन नहीं है। एक देखो, नाइट्रोजन आ गया। इस यौगिक का नाम होता है पिरिडीन। इस यौगिक का नाम क्या है? पिरिडीन। तो पिरिडीन एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक तो है, लेकिन ये विषम चक्रीय प्रकार का। देखो, एक नाइट्रोजन आ गया, सब कार्बन थे और एक नाइट्रोजन है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये देखो, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन छठा जो कार्बन होना चाहिए वहां नाइट्रोजन आ गया। ये पिरिडीन हो गया। अगला एग्जांपल देखो, ये जैसा अभी THF बनाया, सेम टू सेम यौगिक बना रहा हूं। देखो, वो का वो ऑक्सीजन है, सेम लग रहा, बट यहां पे अगर डबल बंद लगा दो, अब ये THF नहीं रहता है, इसका नाम होता है फ्यूरेन। इस यौगिक का नाम क्या है? फ्यूरेन। और ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है, लेकिन विषम चक्रीय। देखो, ऑक्सीजन आ गया वलय के अंदर। आगे बात करो, अगर यह नाइट्रोजन होता ऑक्सीजन की जगह, तो इस यौगिक का नाम होता पाइरोल। इस यौगिक का नाम क्या हो जाता? पाइरोल। और अगर यहां पे सल्फर होता तो इस यौगिक का नाम हो जाता है थायोफीन।
ये सभी के सभी क्या है, एरोमेटिक यौगिक है, लेकिन विषम चक्रीय प्रकार के। यहाँ देखो, यहाँ सल्फर आ रहा वलय के अंदर, यहाँ देखो वलय के अंदर ऑक्सीजन आ रहा, ये देखो वलय के अंदर नाइट्रोजन आ रहा। अच्छा, इन दोनों के नेम में मैंने बताया था कंफ्यूजन, यहाँ पे दो डबल बंद लगे हुए हैं तो ये है फ्यूरेन, यहाँ दो डबल बंद नहीं है तो इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। मतलब है तो ये भी फ्यूरेन ही, लेकिन 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ 4 हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। भाई ये 4 हाइड्रोजन जो मैंने इसमें बनाए हैं, ये 4 हाइड्रोजन इसमें भी है, ये 4 हाइड्रोजन तो फ्यूरेन में भी है, तो ये तो फ्यूरेन जैसा ही हो गया। अब एक एक हाइड्रोजन यहाँ और एक्स्ट्रा है, ये जो 4 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा है, इसी वजह से इसमें नाम क्या आ गया, टेट्राहाइड्रो। ये सफेद वाले जो 4 हाइड्रोजन है, इनकी वजह से इस यौगिक में नाम क्या आ गया है, टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ जाए। ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक यौगिक, 2 भागों में, अचक्रीय, चक्रीय। अचक्रीय 2 भागों में, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त एल्केन, असंतृप्त 2 भागों में, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन को पैराफिन, एल्कीन को ओलिफिन। खत्म करें, चलो हटाए। उसके बाद में था चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक 2 भागों में, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय में एक चक्र जो बनेगा सिर्फ कार्बन से बनना चाहिए, विषम चक्रीय में जो चक्र बनेगा कार्बन के अलावा भी एक तत्व, 2 तत्व, एक से अधिक तत्व आ सकते हैं। ये मत बोल देना सर एक ही तत्व आता है। ये लो एक और एग्जांपल, मैंने एक ऐसा यौगिक लिया है जिसमें 2 नाइट्रोजन है, ये भी तो विषम चक्रीय है। फर्क नहीं पड़ता कितने तत्व है, और फर्क ये भी नहीं पड़ता कि कौन सा तत्व है। तत्व जनरली अपने यहाँ पे कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा जब भी आएंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं। सो समचक्रीय में आगे चल गए थे हम। समचक्रीय में आगे 2 भागों में बांट के क्या आए थे, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक के कुछ केस बता दी थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एरोमेटिक 2 भागों में था, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। केस क्लियर? विषम चक्रीय में एलिफेटिक, एरोमेटिक। केस क्लियर? आगे बढ़े। अब आ जाते हैं हम लोग नामांकन पे। मेन मुद्दा अब शुरू होता है। ये तो ओवरऑल छोटी मोटी बातें थी, हर जगह पे लिखी हुई है, आपको देखनी होती है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये शब्द आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा समचक्रीय यौगिक है? तो सम यानी समान, चक्र मतलब भले वाला होना चाहिए, उसमें से एक चूज करो। बट ऐसे क्वेश्चन तो अब आते नहीं, कभी पुराने बटे कभी पूछ लिया हो तो बात अलग है, अब पूछने की कोई चांस नहीं। अब हम आते हैं नामांकन पे। काम यहां से शुरू हो जाएगा। नामांकन, देखो नामांकन मेनली हम लोग 2 टाइप का पढ़ेंगे। एक हम लोग जो सामान्य नाम पढ़ रहे हैं, इसी में मैं सारे खत्म कर दूंगा। हम सामान्य को भी यही पढ़ेंगे, हम रूढ़ नाम भी यही पढ़ेंगे, बिगड़ा हुआ नाम, हम व्युत्पन्न नाम भी यहीं पे पढ़ेंगे, डिराइव नेम जो भी है, सामान्य नाम बोले, रूट नाम बोले, डिराइव नेम बोले, सब यहाँ। और दूसरी कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी। आईयूपीएससी से जब क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछता है सीधा क्वेश्चन, सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा, यौगिक देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा आईयूपीएससी नाम करेक्ट है, एक चूज करना होगा, आंसर मिलेगा। जब भी आपको सामान्य नाम, रूट नाम, व्युत्पन्न पूछेगा तो सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, उसका एक हल्की सी झलक बताता हूं, देखना। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो बोल रहा है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्या बोल रहा है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर उत्पाद बनेगा। और अब 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ये बहुत ही फेमस अभिक्रिया है जो हम लोग एल्कोहलों में पढ़ेंगे, इवन एल्कीन में भी पढ़ेंगे। एल्कीन के निर्माण में पढ़ाएंगे और एल्कोहल के रासायनिक विधियों में हम लोग ये अभिक्रिया पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, ये एनी हाउ आपको याद रखनी। अच्छा, ये अभिक्रिया क्या बोलती है? ये अभिक्रिया बोलती है अगर आपके पास इधर एल्कोहल है और यहां पे अगर आपने ले लिया है सांद्र H2SO4,
तो उत्पाद बनता है एल्कीन, है ना। इन जनरल की बात कर रहा हूं, ये होती है अभिक्रिया। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, हर साल एक क्वेश्चन यहां से पूछता है। और मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो तकलीफ कहां हो जाएगी, तकलीफ यहां हो जाएगी। अभिक्रिया सबको पता है, लेकिन तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कौन है ये नहीं पता लगा पाओगे। और वो नीचे जो ऑप्शन देगा सिर्फ एल्कीन के ऑप्शन देगा, अल्कोहल का डायग्राम बना के भी नहीं देगा। अब तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल एक सामान्य नाम है, और ये सामान्य नाम पता पड़ेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये नहीं पता पड़ा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। चक्कर क्या होता है, जब नामांकन पढ़ते हैं तो हर टीचर या आप सबको ही पता है कि नामांकन से अगर क्वेश्चन आएगा तो आईयूपीएससी से आएगा, इसलिए सामान्य नाम, रूट नाम, व्युत्पन्न नाम पे कोई ध्यान ही नहीं देता। और जैसे ही ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते हैं तो नाम तो सब ऐसे से पूछता है, फिर मामला गड़बड़ा जाता है। बोले यार आईयूपीएससी पूरा पढ़ा फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, ऑर्गेनिक है ही बेकार। ऑर्गेनिक बेकार नहीं, दोनों नामांकन अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। जब डायरेक्ट क्वेश्चन की बात आए तो नहीं पूछेगा यहां से, इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। कभी भी वो लिख के नहीं देगा कि 2,3 डाई मेथिल 2 प्रोपेनॉल यौगिक को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर उत्पाद क्या बनेगा, फिर तो कोई भी कर लेगा। बात ये है, ध्यान रखोगे ये चीज, इसलिए इस पे फोकस करना है। यूं नहीं है कि ये चल रहा है तो बोले यार टाइम पास हो रहा, होने दो, जैसे आईयूपीएससी आएगा तब एकदम अलर्ट हो जाएंगे ना, अभी से ही अलर्ट रहो। क्लियर। तो इंपॉर्टेंस मैंने बता दी है। अब मैं आ रहा हूं कि क्यों हम लोग सामान्य नाम पढ़ रहे हैं। आगे आ जाते हैं और हेडिंग लगाते हैं हम लोग कॉमन नेम। कॉमन नेम पे आता हूं। देखो कॉमन नेम, सबसे पहले तो वो कॉमन नेम जहां से पूछने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं उस पे आता हूं। देखो कॉमन नेम मिल सकते हैं स्रोत के आधार पर, कॉमन नेम मिल सकते हैं आपको टेस्ट के आधार पर, स्वाद के आधार पर, ये आपको मिल सकते हैं कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, ये मिल सकते हैं गुणों के आधार पर, ये मिल सकते हैं खोज के आधार पर। अलग अलग प्रकार से यौगिकों को आप कॉमन नाम दे सकते हो। कुछ जो फेमस एग्जांपल है मैं उनकी यहाँ पे कलेक्टिवली बात कर लेता हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मेथेन। इस मेथेन को नाम दिया गया है मार्स गैस। इसका नाम मार्स गैस इसलिए दिया गया क्योंकि यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है और दलदली क्षेत्र को बोलते हैं मार्सी एरिया, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, मार्स गैस। क्लियर रहेगा। आगे चलो, बेटा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही ऑफिस में। क्लियर रहेगा, मार्स गैस। अगला देखो, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं CH3OH, ये है मेथनॉल। इसका सामान्य नाम क्या है, मेथनॉल। बट इसका एक और नाम भी हो सकता है, इसे बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब तो होता है अल्कोहल। और कास्ट क्यों बोला है, क्योंकि लकड़ी के आश्वन के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, वुड स्पिरिट बोले या कास्ट स्पिरिट बोले। क्लियर रहेगा। अगला चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बताता हूं। अगला मैं ले रहा हूं जैसे फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल आपको फॉर्मिका नाम की चींटियों में मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, फॉर्मिक अम्ल। चलो बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, एक होता है एसिटम। एसिटम को बोलते हैं विनेगर। विनेगर बोले, सिरका बोले, एसिटम। इसके अंदर एक यौगिक पाया जाता है, वो यौगिक होता है CH3COOH। ये यौगिक किसमें पाया जाता है, विनेगर में। और इसी वजह से, इसी नाम से इसको क्या बोल दिया गया, एसिटिक अम्ल। ये देखो विनेगर में ये था, इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया, एसिटिक एसिड। क्लियर रहेगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो खोज के आधार पर, स्वाद के आधार पर। देखो स्वाद के आधार पर का एक एग्जांपल लेता हूं। ग्लूकोज नाम सुना होगा आपने। ग्लूकोज का नाम ग्लूकोज इसलिए दिया क्योंकि मीठे को बोलते हैं ग्लाइकोज, और ये टेस्ट में मीठा होता है, इसलिए हमने C6H12O6 यौगिक को मीठे होने के कारण इसका नाम दे दिया हमने ग्लूकोज। आपने देखा हुआ एक नाम सुना है फ्रक्टोज, वो फ्रूट में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, तो फलों को इंग्लिश में बोल दिया फ्रूट, और फ्रूट से क्या शब्द आ गया, फ्रक्टोज। ये लो फ्रक्टोज मिल गया। अगला देखो, खोज के आधार पर देखते हैं, एक यौगिक है RMGX, इसे हम बोलते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। बहुत काम का ये ग्रीनियर अभिकर्मक।
तो देखो, यौगिकों को आप खोज के आधार पर, गुणों के आधार पर, कलर के आधार पर, स्वाद के आधार पर, स्रोत के आधार पर नाम दे सकते हो। कुछ नाम मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये कॉमन नाम है, सिंपली प्रचलित नाम हो गए ये। तो कभी कभार मास गैस लिख दिया तो सीधा मेथेन को ही टिक करना होता है, कास्ट स्पिरिट बोल दिया तो मिथेनॉल को ही टिक करना होता है। क्लियर रहेगा? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। बहुत सारे कॉमन नाम या सामान्य नाम कार्बन की संख्या के आधार पर भी दे दिए गए थे, उसकी भी बात करते हैं। देखो, मैं यहां पे ले रहा हूं कार्बन की संख्या, और यहां सामान्य नाम में काम क्या आएगा, वो नाम। अगर एक कार्बन मिल रहा है यौगिक में तो इसका नाम दे दिया गया था फॉर्म। दो कार्बन मिल जाए तो नाम दे दिया था एसिड। तीन कार्बन मिल जाए तो नाम दे दिया था प्रोपियो। चार कार्बन मिल जाए तो नाम दे दिया था ब्यूटायर। पांच कार्बन मिल जाए तो नाम दे दिया गया था वेलेर। कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्यूटायरिक अम्ल हुआ, एसिटिक अम्ल हुआ, फॉर्मिक अम्ल हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, ये यहीं से तो आए थे। तो हमने क्या बोल दिया, फॉर्म, एक कार्बन का अगर एल्डिहाइड लिया है तो इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और एक कार्बन का अगर आप अम्ल ले लो तो हमें पता है इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। उसी टाइप से अगर चार कार्बन का अम्ल ले लो आप, ये देखो मैं चार कार्बन का एक अम्ल ले रहा हूं, इस यौगिक को अगर कॉमनली आप नाम कोई देना चाहो तो क्या दे सकते हो, ब्यूटायरिक अम्ल। चलो, ऐसा भी एक छोटा मोटा क्लासिफिकेशन आपको कहीं कहीं मिलेगा, इतना काम का तो नहीं है, बट हाँ ये भी एक अप्रोच होती है पढ़ने की। पॉलीमर में पढ़ोगे तो आपको ब्यूटायरिक अम्ल, प्रोटोनिक अम्ल, ऐसे कुछ छोटे मोटे नाम कहीं मिल सकते हैं। क्लियर रहेगा? आगे देखो, नेक्स्ट। अब आता है कॉमन नाम के अंदर मेन जो आईयूपीएससी की हेल्प करते हुए, यानी रूट शब्द के द्वारा भी आप कॉमन नाम दे सकते हो। रूट शब्द आप सबको पता है, एक कार्बन का रूट शब्द क्या होता है, मेथ, क्योंकि ये तो आईयूपीएससी में काम आता है, आपको पता है। दो कार्बन को आपने बोल दिया एथ, तीन कार्बन को हम लोग बोल देंगे प्रॉप, मैं पांच कार्बन तक ही लूंगा, बाकी आपको सबको पता है। चार कार्बन को बोलते हैं हम लोग ब्यूट, और पांच कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। अब देखो आईयूपीएससी और इसमें फर्क क्या है, वो चीज बताना चाह रहा हूं। एक कार्बन का लिया आपने CH4, आईयूपीएससी हो चाहे कॉमन नाम हो, दोनों ही नाम क्या बोलते हैं, मेथेन, कोई तकलीफ है ही नहीं। दो कार्बन का यौगिक हो, दोनों ही क्या बोल देते हैं, एथेन, कोई तकलीफ है ही नहीं। तीन कार्बन हो तो दोनों ही नाम क्या दे देते हैं, प्रोपेन, यहां तक कोई तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ चालू हो जाती चार कार्बन से। मैं चार कार्बन के दो एग्जांपल ले रहा हूं, देखो चार कार्बन का ये रहा पहला एग्जांपल, और चार कार्बन का ये रहा दूसरा एग्जांपल। कॉमन नाम जो होता है वो सीधा कार्बन की संख्या के आधार पर क्या ढूंढता है, रूट शब्द। बताओ कार्बन की संख्या क्या है, चार, वो चार के लिए क्या आ गया, ब्यूट। और क्या ये एल्केन जैसा है क्या, एकल बंध है, एन, तो सामान्य नाम बोलता है ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। ये सामान्य नाम बोल रहा मैं कह रहा हूं, सामान्य नाम रूट शब्द का उपयोग करेगा और कुल कार्बन की संख्या देखते हुए उपयोग करेगा। उसको यह फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका ढांचा कैसा बना हुआ। लेकिन आईयूपीएससी कुल कार्बन देखता ही नहीं है। आईयूपीएससी बोलता है कि कुल कार्बन किसमें देखना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में, और उसके आधार पर रूट शब्द डिसाइड होगा। तो पहले तो आप क्या करो, इनकी मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो। देखो पहले वाली की चयन करी, कितने कार्बन आए इसमें, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए शब्द क्या है, ब्यूट। तो आईयूपीएससी बोलती है कि ब्यूट तो मैं भी उपयोग करूंगा, ब्यूट तो मैं भी उपयोग करूंगा इस यौगिक के लिए, क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला में चार कार्बन है, चार कार्बन को ब्यूट बोल दिया, और एल्केन है तो एन बोल दिया। तो इसका मतलब इस यौगिक के लिए आईयूपीएससी और सामान्य नाम एक ही है। ब्यूटेन आईयूपीएससी भी बोलती है और ब्यूटेन सामान्य नाम भी बोलता है। लेकिन जैसे ही मैं इस एग्जाम्पल पे आ जाता हूं, अब आपको चयन करना पड़ा मुख्य कार्बन श्रृंखला, और जैसे ही मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हुआ, कितने कार्बन मिले, तीन कार्बन, और तीन कार्बन का रूट शब्द क्या होता है, प्रोप। तो आईयूपीएससी बोलता है इसके लिए ब्यूट शब्द का उपयोग हो रहा है, इसके लिए मेन जो शब्द उपयोग होगा वो प्रोप का उपयोग होगा, और एल्केन तो है ही है। इसका मतलब इस यौगिक में नाम आएगा प्रोपेन, ना कि आएगा ब्यूटेन। तो आप बोलोगे इस कार्बन को कौन बोलेगा, तो आईयूपीएससी बोलती है प्रतिस्थापी है, कितने नंबर पे लगा आगे लिख देंगे, इसलिए वो बोल देता है दो मेथिल
प्रोपेन। तो सोचो इसका मुख्य नाम तो प्रोपेन की तरफ आ रहा है क्या? तो आईयूपीएसी ये नहीं बोलता कि कुल कार्बन कितने, देखो कुल कार्बन तो दोनों में ही 4 थे, और आईयूपीएसी इसको ब्यूटेन बोल रहा है, उसको प्रोपेन बोल रहा है, लेकिन प्रतिस्थापी अलग भी लगा रहा है। लेकिन सामान्य नाम को देखो, कुल कितने कार्बन 4, बोला ब्यूटेन, कुल कितने कार्बन 4, बोला ब्यूटेन। तो फिर तकलीफ ये हो गई कि जब सामान्य नाम रखे गए थे, बोले जब ये ब्यूटेन है तो ये ब्यूटेन क्यों है? ढांचा तो अलग बना हुआ, कुछ तो अलग कर दो भाई। भाई दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए, लड़का और लड़की, शक्ल अगर सेम मिल रही हो तो बचपन में दोनों में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, लड़का कौन लड़की कौन? तो हम क्या करते हैं, जो लड़की है उसके बाल बड़े करने लगते हैं कि भाई ये लड़की है, और जो लड़का है उसके छोटे बाल रखते हैं, तभी तो पहचान पाओगे ना। तो इन दोनों में पहचान कहां से पड़ेगी कि भाई ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है? ढांचा तो अलग है, अगर ढांचा अलग है तो फिर बोले नाम भी अलग कर देते। इसके बाद में आगे लगने लग गए पूर्व लग्न, यानी सामान्य नाम भी पूर्व लग्नों का उपयोग करता है, सामान्य नाम भी पूर्व लग्नों का उपयोग करता है, लेकिन वो उपयोग करने के कोई खास नियम नहीं। जैसे वो एन का उपयोग करेगा, आईसो का उपयोग करेगा, नियो का उपयोग करेगा, पर इसके लिए कोई प्रॉपर खास नियम है ही नहीं, जैसा आया वैसा उपयोग कर लिया। कुछ छोटे मोटे नियम है वो मैं बता देता हूं, फिर इन दोनों की बात करते हैं आगे। देखो कुछ छोटे मोटे नियम क्या है, आप पूर्व लग्न का उपयोग कर सकते हो सामान्य नियम में भी, यानी प्रीफिक्स का उपयोग हो सकता है सामान्य नियम में भी। किन किन का उपयोग होता है? एन का उपयोग होगा, किसका उपयोग होगा? आईसो का उपयोग होगा, किसका उपयोग होगा? नियो का उपयोग होगा। अच्छा, एन का उपयोग कब होगा? जब कार्बन की सीधी श्रृंखला हो, कोई ब्रांचिंग नहीं हो, यानी शाखाएं नहीं मिले, तो हम उसे बोलेंगे एन के साथ। तो जब शाखाएं उपस्थित नहीं हो, शाखाएं उपस्थित नहीं है, तो आप किसका शब्द का उपयोग कर सकते हो? एन का। देखो इस एग्जांपल में आता हूं, क्या यहाँ पे कोई शाखा उपस्थित है? नहीं है, तो ये बोल रहा है ब्यूटेन है, इसके आगे आप एक काम करो एन लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन, कोई तकलीफ नहीं। अगला चलो, नेक्स्ट क्या बोलता है? आइसो का उपयोग तब करते हैं जब या तो दूसरे पे या अंतिम दूसरे पे, या तो दूसरे पे या अंतिम दूसरे कार्बन पर क्या रहे? एक मेथिल उपस्थित रहे। क्या उपस्थित रहे? एक मेथिल अगर उपस्थित है तो हम किसका उपयोग कर लेंगे? आइसो शब्द का उपयोग कर लेंगे। देखो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, दूसरे कार्बन पर एक मेथिल लगा हुआ है क्या? बिल्कुल लगा हुआ है। तो इस प्रकार के यौगिक के लिए आगे शब्द आइसो का उपयोग कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, इसलिए इस यौगिक का नाम दे दिया गया था आइसोब्यूटेन। देखो क्लियर हो गया। अब ये बोल रहे ये एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, बट दोनों ही नाम में ब्यूटेन तो है, यानी सामान्य नाम कार्बन को कुल गिनकर नाम देता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने हैं वो बोलता मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला होती ही नहीं, हम तो देखते हैं कुल कार्बन कितने, कुल कार्बन उस हिसाब से नाम दे देंगे। क्लियर? आगे आओ, देखो इसका मतलब हम लोग नियो जैसा शब्द भी तो उपयोग कर सकते हैं। बोले बिल्कुल कर सकते हैं। इसका नियम क्या है कि बोले द्वितीयक या अंतिम द्वितीयक कार्बन पर एक नहीं दो मेथिल उपस्थित हो। अगर दो मेथिल उपस्थित हो जाए तो इस प्रकार के यौगिक के लिए हम लोग उपयोग क्या करेंगे? नियो शब्द का उपयोग कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं उसमें। तो देखो ये 5 कार्बन वाला मैं ले लेता हूं, ये 5 कार्बन का एक सीधा एल्केन है, कोई शाखा नहीं है, तो 5 कार्बन की वजह से नाम आया पेंट, और एल्केन की वजह से नाम आया एन। तो ये तो हो गया पेंटेन, आगे एन लगाना पड़ेगा। बताओ पहले यौगिक का नाम क्या है? एन पेंटेन, कोई तकलीफ नहीं। आगे देखो दूसरा, अगर इसमें एक शाखा आ गई, एन तो नहीं लग सकता, शाखा आ चुकी है। अब शाखा आ चुकी तो जाके चेक करो किधर आई है, 2 नंबर कार्बन पर है क्या? बिल्कुल 2 नंबर पे। एक ही शाखा, एक ही मेथिल लगा हुआ क्या? बिल्कुल। तो इसके लिए शब्द क्या उपयोग कर लोगे? आइसोपेंटेन। क्या ही तकलीफ है? ये लो, इस यौगिक का नाम हो गया आइसोपेंटेन। अब जाके ये चेक करो इस यौगिक में क्या एक और शाखा बढ़ गई क्या? बिल्कुल एक और शाखा बढ़ गई। क्या दूसरे कार्बन पे ही है क्या? बिल्कुल दूसरे कार्बन पे ही है। तो अगर दूसरे या अंतिम दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल लगे हुए हो, इस प्रकार के यौगिक को हम लोग बोलते थे नियो। लेकिन ध्यान रखो कार्बन कुल कितने हैं? कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 है तो सामान्य नाम बोलता पेंटेन। आईयूपीएसी होता तो इसका नाम क्या देता? 3 कार्बन है, प्रोपेन नाम आता पीछे। चलो आईयूपीएसी होता, इसके नाम में पीछे क्या आता? 4 कार्बन है, ब्यूटेन आता पीछे। अच्छा आईयूपीएसी होता, इसमें पीछे नाम क्या आता? 5 कार्बन है, पेंटेन आता। तो आईयूपीएसी इसके नाम को पेंटेन बोलेगा,
आईयूपीएसी इसका नाम को 2 मेथिल ब्यूटेन बोलेगा, आईयूपीएसी इसके नाम को 2 डाई मेथिल प्रोपेन बोल देगा। और सोचो ये भाई साहब तीनों को ही पेंटेन बोलता है। क्लियर? यानी कुल कार्बन और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन अलग अलग जगह पे गिने जाते हैं। सामान्य नाम में कुल कार्बन गिनो और आईयूपीएसी में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन गिनो, कोई तकलीफ नहीं। फिर इसके 2 अपवाद बताए थे मैंने आइसो के, जो इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या थे देख लो, इंपॉर्टेंट अपवाद थे। एक था आइसोहेप्टेन, एक था आइसोओक्टेन। एक क्या है आइसोहेप्टेन और एक क्या है आइसोओक्टेन। आई थिंक हमने 1-2 दिन पहले यहाँ इसके बारे में काफी डिस्कशन किया था, तो सिर्फ एग्जांपल ही लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। ये देखो, इस यौगिक को बोलते हैं आइसोहेप्टेन और आइसोओक्टेन कौन सा है? इस यौगिक में देखो कुल कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। देखो ऑक्टेन आ रहा, देखो कुल कार्बन गिनो 4 5 6 7 कार्बन है, हेप्टेन आएगा। सोचो इनका आईयूपीएसी नाम अलग ही होगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या बोल रहा होगा कि 4 कार्बन ये श्रृंखला में, तो ब्यूटेन शब्द आ रहा होगा। और यहाँ देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन आ रहा, इसके आईयूपीएसी नाम में कई हद तक पीछे पेंटेन लिखा हुआ आएगा। हुआ क्लियर? तो ये सामान्य नाम की कुछ छोटी मोटी मैंने बातें बताई थी, जिसमें एल्केन का आप सामान्य नाम कैसे करोगे वो सारी बातें होंगी। अब मैं बात करता हूं एल्कीन आ जाए, हाइड्रोकार्बन में अगर डबल बंद आ जाए तो सामान्य नाम कैसे देखेंगे, वो भी तो बात करनी है अपने को। चलो अगला हम देख रहे हैं सामान्य नाम किन के, अभी तो एल्केन देखे थे। एल्कीन आ जाए तो क्या करें? तो आपको पता है एक कार्बन की एल्कीन इस दुनिया में होती नहीं है। अरे एल्कीन तो तब होती है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बंद आए, और 2 कार्बन के बीच डबल बंद आने का मतलब 2 कार्बन तो लेने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब एक कार्बन की एल्कीन इस दुनिया में होती है क्या? नहीं होती, 2 कार्बन से शुरू होती है। मैं 2 कार्बन से शुरू कर देता हूं। चलो मैं ले रहा हूं 2 कार्बन की एक एल्कीन, उसकी संरचना आप कितना भी कोशिश कर लो यही बन सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो आईयूपीएसी इसको नाम बोलता है इथीन। आईयूपीएसी क्या बोलता है? इथीन। लेकिन सामान्य नाम इथीन नहीं बोलेगा, वो बोलता है एथिलीन। सामान्य नाम इसका नाम क्या देता है? एथिलीन। बहुत बढ़िया। सोचो 3 कार्बन आ जाए तो ये बोलता कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 3 कार्बन की एक मैंने एल्कीन ली, तो सामान्य नाम ही बता रहा हूं मैं, सामान्य नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीलीन। देखो एथिलीन, फिर प्रोपीलीन, फिर ब्यूटीलीन, फिर पेंटीलीन, फिर हेक्सीलीन। समझ है ना? अब मैं ले रहा हूं 4 कार्बन। 4 कार्बन का लेने का रीजन है कि यहां पे यौगिक 2 प्रकार के बन सकते हैं। देखो एक यौगिक ये बन सकता है कि 4 कार्बन के यौगिक में डबल बंद 1 नंबर पे लगा हुआ है, और 4 कार्बन का एक यौगिक ये भी तो बन सकता है जिसमें डबल बंद 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो जब सामान्य नाम को बोला हो तो बोला कार्बन गिनो और नाम बता दो। 4 कार्बन है बिल्कुल, तो क्या बोल दिया? ब्यूटीलीन। पहले वाले का नाम क्या है? ब्यूटीलीन। दूसरे में बोला भैया कितने कार्बन है? 4। और एल्कीन है क्या? बोले हाँ। तो ब्यूट तो वहां से आ गया, और ये इसका नाम भी क्या हो गया? ब्यूटीलीन। लेकिन गड़बड़ हो गया, अगर इसका भी नाम ब्यूटीलीन है, इसका भी ब्यूटीलीन है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा डबल बॉन्ड 1 नंबर पे हो तो कौन सी ब्यूटीलीन, और 2 नंबर पे हो तो कौन सी ब्यूटीलीन? तो आईयूपीएसी में तो 1 2 3 4 5 6 संख्या का उपयोग करते हैं। सामान्य नाम में संख्या का उपयोग नहीं होता है। किसका उपयोग होता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो सोचो शुरुआत आप अल्फा से करोगे तो अल्फा बीटा, बताओ इस पे डबल बंद कहां है? अल्फा और बीटा पे। और मैंने आई थिंक आपको जो आईयूपीएसी पढ़ाया था तो मैंने ये भी तो बताया था कि डबल बंद आएगा तो 2 कार्बन पे आएगा। पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बंद है, लेकिन डबल बंद किसका माना जाएगा? जो संख्या छोटी है। यानी अगर आपको यही लिया मैंने, संख्या लिखता 1 2 3 4, तो आईयूपीएसी को बोलता 1 ब्यूटीन, जबकि डबल बंद तो 1 और 2 दोनों पे है ना। किसका माना जाएगा? छोटी संख्या का। यहां पे भी किसका माना जाएगा? छोटे साइन का। और पहले साइन कौन आता है? अल्फा। तो इस ब्यूटीलीन का नाम है अल्फा ब्यूटीलीन। इस पे आ जाओ, ये रहा अल्फा कार्बन,
ये रहा बीटा कार्बन, ये रहा गामा कार्बन, ये रहा डेल्टा कार्बन। बताओ इस बार डबल बंद कहाँ है? बीटा और गामा पे। तो बताओ ये डबल बंद किसका माना गया? बीटा। तो इस एल्कीन का नाम है बीटा ब्यूटीन। आसान है, कोई तकलीफ नहीं, हो जाएगा। अब मैं 5 कार्बन ले लेता, 6 कार्बन लेता, 3 नंबर पे डबल बंद लगा देता तो गामा हेक्सिलीन हो जाता, क्या ही तकलीफ है, हो जाएगा। आगे बढ़ो, मैं ले लेता हूं अब कुछ एल्काइन है। कुछ एल्काइनों का ये आईयूपीएसी नामांकन कैसे करेगा? सीधी सी बात है, एक कार्बन की एल्काइन तो हो नहीं सकती। एल्काइन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंद, त्रिबंध, और त्रिबंध तो 2 कार्बन के बीच ही आएगा, यानी कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। एक कार्बन की एल्कीन नहीं होती, एक कार्बन का एल्काइन नहीं होता। यानी हम शुरुआत कर देते हैं 2 कार्बन से। 2 कार्बन से शुरू करेंगे तो आपके पास पहली पॉसिबिलिटी यही मिलती है, इसके अलावा तो कोई दूसरी संरचना बना नहीं पाओगे। तो देखो डबल बंद था तो एथिलीन थी, ट्रिपल बंद है तो एसिटिलीन है। समान समान लग रहा है, पीछे लीन लीन लग रहा है, ये सामान्य नाम है, कंफ्यूजिंग रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे एसिटिलीन की अभिक्रिया 1 मोल हाइड्रोजन के साथ हो जाए तो बनने वाला उत्पाद होगा, तो वहां चक्कर आ जाएगा कि वो एसिटिलीन और एथिलीन में अगर कंफ्यूज हो गए ना, सीधे 4 नंबर जाएंगे। और इतना आसान अभिक्रिया जो अभी मैंने बोली है, हाइड्रोकार्बन जो असंतृप्त है उनसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया बोली थी मैंने। एल्केन पढ़ते ये सब आने वाला, डोंट वरी, और वहां पे इन शब्दों का मैं उपयोग करूंगा, इसलिए ये चीजें वापस बतानी पड़ रही है। और इसीलिए इस क्लास को वापस लेने की जरूरत पड़ी कहां थी? इसीलिए तो पड़ी कि आपने सामान्य नाम के टाइम में ध्यान दिया ही नहीं था, आपको लगा सामान्य नाम तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हटाओ, काम का क्या। और जब आईयूपीएससी पढ़ा तो शुरुआत में मजा आया, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल आए, बोले अरे इतने सारे एग्जाम्पल कौन करेगा, हटाओ। ये हटाओ हो जाएगा तो आगे ऑर्गेनिक पूरी हटाओ हो जाएगी, इसलिए एक बार और मौका है, हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, इस बार हटाओ वाला कार्यक्रम मत रखना। तो इसका नाम देखो, डबल बंद था, डबल बंद था तो एथिलीन, ट्रिपल बंद है तो एसिटिलीन, एसिटिलीन, बड़ा सेम सेम नेम है भैया, कंफ्यूजिंग नेम है, ध्यान रखना। तो एथिलीन कार्बन डबल बंद कार्बन, एसिटिलीन कार्बन ट्रिपल बंद कार्बन। अब आप बोलोगे सर इसका नाम तो ऐसा होना चाहिए एसिटिलाइन, जिसे हमें एल्काइन वाली फीलिंग आए। आपकी फीलिंग के अकॉर्डिंग मैं जो नाम ऑलरेडी दिए उनको तो बदलने सर, मुझे भी मजा आता अगर पीछे लीन नहीं लाइन होता, लेकिन नहीं है, हो जाएगा। अब देखना 3 कार्बन पे आ रहा हूं, 3 कार्बन का लोगे तो एक तरफ तो कहीं कहीं मेथिल लगाओ ही आप, ये देखो। अब यहाँ पे ऐसा नाम नहीं होगा, 3 है तो प्रोपी हो गया तो प्रोपिटिलीन, ऐसा कुछ नाम कर दो सर ना, यही तो बात है, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ कोई शर्तें नहीं है, यहाँ तो जैसे नाम दे दिए वैसे दे दिए। इन्होंने बोला इसका नाम एसिटिलीन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के हटा के क्या लगा दिया, मेथिल, तो इसका नाम क्या दे दिया, देखना, इसका नाम दे दिया मेथिल एसिटिलीन। अब क्या करो भाई, एक हाइड्रोजन हटा के मेथिल लगा दिया, तो बोले मेथिल किस पे लगाया, बोले एसिटिलीन पे, तो बोले इसका नाम क्या है, बोले मेथिल एसिटिलीन। ये तो वही बात हो गया कि गुलाब पड़ा था उसके पास आपने जामुन रख दिया, बोले इसका नाम क्या हो गया, बोले गुलाब जामुन। तो वही लग तो ऐसे ही रहा है ना, नाम ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बट सामान्य नाम में आप कहा लट लेके जाओगे कि नहीं नाम बदल, सामान्य नाम तो रख रख दिए गए, ये हटाए तभी तो आईयूपीएसी आया, बोले ये बेकार नाम है, मजा नहीं आ रहा है। आगे देखो, अगला 4 का एक एग्जांपल ले लूं मैं, ये वाला, ये देखना, ये कौन थी, एसिटिलीन, मेथिल कितने लगा दिए, 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एसिटिलीन। क्या करें अब, है ये, आप बोलोगे नहीं सर एक तरफ अगर एथिल लगा दूं एक तरफ अगर मेथिल लगा दूं तो क्या, एथिल मेथिल एसिटिलीन। बोले सर एक काम करो एक एथिलीन ही लगा दो, तो बोले एथिल एसिटिलीन, उसको बस इससे मोह नहीं खत्म हो रहा है, बोले ये नाम तो मैं साथ में रखूंगा रखूंगा कुछ भी हो जाए। ये वो आलू है जो हर सब्जी में पड़ता है, आप मेस में खाना खा रहे हो ना, आज खाना क्या आया, बोले आज आलू की सब्जी थी, शाम को मैं देखा, मैं फोन करके बोलता हूँ यार सुबह तो आलू खिलाए थे अभी भी तो आलू है, बोले नहीं सर ये आलू टमाटर,
और पूरे सब्जी के डब्बे में ढूंढोगे तो 2 टमाटर नहीं, 2 टमाटर के पीस मिलेंगे छोटे छोटे, है वो आलू ही। तो मैंने कहा इसका नाम आलू टमाटर क्यों देते हो यार, आलू ही बोल दिया करो, टमाटर उसको दिखाया है। अगले दिन सब्जी क्या आई, बोले आलू मटर, फिर उसमें 2 मटर ढूंढ के निकाल दी मैंने, ये रे 2, बोले ये हटा दो, फिर ये आलू ही तो रहा। तो भैया अंदर तो वही है, एसिटिलीन ही है, बस साथ में चीजें लग रही है। क्लियर आएगा? तो इस टाइप से कुछ नाम दे दिए गए तो समझ जाओगे ना, मैंने कुछ औच पौच कर दिया, समझ गया ना, मैंने एथिल लगा दिया, वो मैथिल नहीं रहा, एथिल वाला हो गया। ये CH3 था, ये CH3 था, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अब आज आगे नहीं बढ़ेंगे, आज इतना ही बढ़ेंगे, आज का टाइम अब हो चुका है। कल मूलक के बारे में बात करेंगे, मूलक भी अगेन इंपॉर्टेंट है ना।